टेस्ट करवाया था कि यार कॉर्पोरेट सेक्टर क्या होता है, कंपनी फॉर्मेशन क्या होती है, किस तरह होती है। आज आपको प्रैक्टिकली ये बताएंगे कि ये सारे प्रोसेस या सारा जो निज़ाम है किस तरह चलता है। जी जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब? खैरियत से हैं? सबसे पहले तो जी CSR के हवाले से ये जो सेशन, इसमें मेरे ख्याल में ये लेवल 2 अब लेवल 2 है जी ये बैच 2 है। ये बैच 2 है। अच्छा जी, बैच 2 के हवाले से माशाल्लाह जी, सबसे पहले तो आप साहब को मुबारक इस हवाले से कि जी माशाल्लाह बड़ा अच्छा इस सिलसिले का आगाज़ किया गया है। थैंक यू वेरी मच। उसमें सबसे अहम बात ये होती है कि कोई भी किसी भी काम का जो आगाज़ होता है ना, उसके लिए इंतहाई अहम चीज़ ये होती है कि काम के आगाज़ को और उसके अंजाम को बेहतर सतह तक पहुंचाने के लिए, मंजिल तक पहुंचाने के लिए आपको उसका इल्म होना बहुत ज़रूरी है, उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ मोस्टली ये होता है कि जब भी हम कोई काम करते हैं, बिज़नेस करते हैं या कुछ भी करना चाह रहे होते हैं, जॉब करते हैं, या इवन स्टडीज़ में भी हम एजुकेशन सेक्टर में भी कुछ कर रहे होते हैं अपने हवाले से, पर्सनल अपनी एजुकेशन के हवाले से, तो उसमें जो बेसिक जो एक जिसे आप कह सकते हैं कि थीम हम मिस कर रहे होते हैं या जिसको लैक कर रहे होते हैं, वो ये होता है कि उसकी ओवरऑल एक असेसमेंट कि आखिर हम ये क्यों कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं और किस मकसद के लिए कर रहे हैं और हमारी मंजिल क्या है। मेरा इस हवाले से बात करने का, जिस तरह आबिद साहब ने बताया भी कि जी कंपनीज़ की रजिस्ट्रेशन और इन सब चीज़ों के हवाले से जो बात करनी है, उस बात को करने का मकसद भी यही है कि बीइंग अ ट्रेडर अगर आप काम करते हैं, बीइंग अ बिजनेसमैन काम करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आपके सामने ये स्क्रीन गालबन चल भी रही होगी, आबिद साहब ने आपको ट्रेडिंग वगैरह दिखाई भी होगी, टर्मिनल्स दिखाएंगे भी, आगे भी दिखाएंगे और अभी मज़ीद दिखा भी रहे होंगे कि आप टर्मिनल्स देख रहे होंगे जिसके ऊपर आप ट्रेडिंग को देख रहे होंगे। जी आपने ट्रेडिंग कैसे करनी है, कैप कहाँ लग रहा है, किस शेयर को आपने परचेज़ करना है, किसको सेल करना है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट्स क्या हैं। लेकिन इसमें एक अहम बात यह है कि कोई भी काम कर रहे हैं, अगर आप एज एन इंडिविजुअल कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं आप, जो कॉन्सेप्ट जो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो ये है कि ये बिज़नेस है, ठीक है। अगर आप एज अ ट्रेडर काम करते हैं और इंडिपेंडेंटली काम करते हैं इन द मार्केट, इन द स्टॉक मार्केट, जो पाकिस्तान कैपिटल मार्केट है, उसके अंदर आप इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, तो आप एज अ बिजनेसमैन काम करेंगे ना। फ्रीलांसर, बहुत सारे लोग ये टर्म यूज़ करते हैं जी, फ्रीलांसिंग करते हैं, हम फ्रीलांसिंग करते हैं। फ्रीलांसिंग इज़ अ बिज़नेस, ठीक है। उसकी एक जो एडवांस फॉर्म है वो हमने कह दिया अपनी आसानी के लिए, या हम, क्योंकि हम लोगों को बड़ी आदत होती है कि हम नुमाया दिखने के बड़े शौकीन होते हैं, तो हमने अपने लिए उसकी एक टर्म का इंतखाब कर लिया, एक ख़ास किस्म की जो है ना एक अपने लिए चुनाव कर लिया उस लफ्ज़ का, और वो फ्रीलांसिंग कर लिया। जी हम फ्रीलांसिंग करते हैं। एक्चुअली यू आर डूइंग बिजनेस, ऐसे ही है मेरे ख्याल में, तो यही होता है, शायद अगर मैं गलत ना हो तो। दर हकीकत आप बिज़नेस कर रहे होते हैं, ठीक है। बिज़नेस क्योंकि आप इंडिविजुअली कर रहे होते हैं, ठीक है। अब उसकी जो इंडिविजुअली आप बिज़नेस कर रहे होते हैं, इंडिपेंडेंटली कर रहे होते हैं, उसको बाज़ औक़ात लोग कहते हैं जी हम फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, लेकिन लीगली पर्सपेक्टिव में वो फ्रीलांसिंग नहीं होती, वो सोल प्रोप्राइटरशिप होती है, ठीक है। अगर आप उसे कहें जी, मैं आपको बताऊं कि जी कानूनी लिहाज से मैं देखूं कि अगर आप मुझसे सवाल ये करें कि जी कल को हम बिज़नेस करते हैं, हम ट्रेडिंग करते हैं, तो हम अपने बिज़नेस की रजिस्ट्रेशन किस तरह करवा सकते हैं। आप अपने बिज़नेस की रजिस्ट्रेशन के लिए 2 से 3 ऑप्शंस में जा सकते हैं, ठीक है, जिनका मैं आपके सामने ज़िक्र कर दूंगा, और मज़ीद भी इसमें किसी भी हमारे हबीब को इसमें दरकार हो, मज़ीद वजाहत हो, मेरे पास बाद में भी बात कर सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है हमारे। उसमें यह है कि जी सबसे पहले तो मैंने बताया कि फ्रीलांसिंग की कंडीशन होती है जिसमें आप इंडिपेंडेंटली होते हैं, अकेले होते हैं, ठीक है। आप सोली बिजनेस, यू आर कंडक्टिंग बिजनेस बाय योर ऑन सेल्फ। सो उसमें क्या होता है कि जी आप इंडिविजुअली काम कर रहे होते हैं, तो आप सोल प्रोप्राइटर होते हैं। हमारे यहाँ सोसाइटी के अंदर बड़ा अजीब व गरीब कॉन्सेप्ट है कि किसी भी शख्स से हम जब महवे गुफ्तगू होते हैं, उससे पूछते हैं कि जी आप क्या करते हैं। जी मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी ये काम करती है। हालांकि कंपनी जो है वो एक बड़ा डिफरेंट सा एक कॉन्सेप्ट है। कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, ठीक है। कंपनी इट्सेल्फ एक इंडिविजुअल कंसिडर होती है, ठीक है, एक इंडिविजुअल कंसिडर होती है किसी भी कंपनी के स्ट्रक्चर के अंदर। सपोज आप मुझे कहते हैं जी एक कंपनी के अंदर 2 लोग हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ जी ठीक है, पहली बात तो ये है कि 2 शेयर होल्डर होते हैं, पार्टनर्स नहीं होते, ठीक है। पार्टनर्स पार्टनरशिप में होते हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सनस में होते हैं।
वहाँ तक जाने से पहले मैं एक चीज़ कंक्लूड करता जाऊँ पहले कि एक तो पहली जो मैंने आपसे जिक्र किया जिस किस्म का, वो है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप कुछ भी नहीं है जी, आप इंडिविजुअली बिजनेस एडिशन करते हैं अपने एनटीएन के अंदर, ठीक है। आप नेशनल टैक्स नंबर अगर कुछ लोगों के पास ऑलरेडी होगा, जो कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, पहले नहीं होगा तो कुछ लोग, वो बड़ा आसान है जी, आपका इंडिविजुअली एनटीएन बनता है, एनटीएन के अंदर आप बिजनेस एडिशन कर लेते हैं, अपना फॉर्म होता है 181 का, वो फाइल करते हैं आप, और आपका सोल प्रोप्राइटर बिजनेस रजिस्टर हो जाता है, ठीक है। सिंपल इज़ दैट। कोई उसमें वो नहीं है कि जी आपको कोई फाइलिंग्स करनी पड़ेंगी, अलग से फाइलिंग्स करनी पड़ेंगी, प्रोसेस करनी पड़ेंगी, नहीं। एनटीएन बनाया, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, एफबीआर, ये नाम तो मेरे ख्याल में सबने सुन रखा होगा। एफबीआर के साथ आप जाके रजिस्टर्ड हो जाता है आपका एनटीएन। इंडिविजुअल का सीएनआईसी उसका एनटीएन होता है, रजिस्टर्ड हो गए आप, और वो उसके अंदर ही आपने बिजनेस एडिशन कर लिया, यू कैन डू एनी बिजनेस, ठीक है। लेकिन कुछ बिजनेसेस ऐसे हैं जिनमें रिस्ट्रिक्शन होती है कि आप एज अ कंपनी आए या आप एज अ पार्टनरशिप आए। पार्टनरशिप का जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर लीगली नाम मौजूद है, वो एसोसिएशन ऑफ पर्संस है, ठीक है। अब पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट भी मौजूद है, पार्टनरशिप के साथ कंपनी का कॉन्सेप्ट भी मौजूद है। यहां पर कंपनी की जो पाकिस्तान में रजिस्ट्रेशन होती है वो इंडिपेंडेंट बॉडी है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस डिवीजन के अंदर है, जिसका नाम है बॉडी का सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, SECP। शायद कभी किसी ने नाम सुना हो, आप में से बहुत सारे लोगों ने सुन भी रखा होगा। SEC के साथ आपकी कंपनी रजिस्टर्ड होती है, ठीक है। अगर आप पार्टनरशिप रजिस्टर करवाना चाह रहे हैं, जैसे AOP होती है, जो लीगली टर्म AOP, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, तो वो आपकी रजिस्टर होगी रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के साथ, ठीक है। ये बेसिकली आपका लीगल स्ट्रक्चर आप जिस तरह का डिज़ाइन करना चाहें अपने बिजनेस को देखते हुए। अगर आप मुझसे पूछेंगे जी फ़ायदा किस में है, तो फ़ायदा आपका मोस्ट प्रोबेबली कंपनी में ही होगा। उसकी वजह ये होती है कि कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। अगर आपने देखा है कि किसी कंपनी का नाम लिखा होता है ABC प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड का वर्ड जो आता है वो बेसिकली उसकी अंडरस्टैंडिंग ये है लीगली कि आपकी लायबिलिटी लिमिटेड है। ये नहीं है कि आपकी लायबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि कल को आपके बिजनेस की लायबिलिटी सेटल करने के लिए आपके इंडिविजुअल अकाउंट्स भी टैग कर दिए जाएंगे। अब आपको समझ आ रही है कि कंपनी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या फ़र्क है। सोल प्रोप्राइटरशिप, लायबिलिटी के बारे में बता दें, कुछ स्टूडेंट्स हैं उनको एसेट लायबिलिटी या रिसीवेबल पेएबल उसका पता है। जी मैं बिल्कुल मैं इस पर भी बात कर लेता हूँ। सोल प्रोप्राइटरशिप एसोसिएशन ऑफ पर्संस, जो आपके बिजनेस की लायबिलिटी है वो आपकी भी लायबिलिटी। लायबिलिटी कैसे है, देखें आप, एक ये हमारा एक बिजनेस है, हमारी एक कंपनी है FNE, फर्स्ट नेशनल इक्विटीज़ लिमिटेड। आप यहाँ बैठे हैं, ये उसका एसेट है जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के हेड के अंदर आ रहा होगा उसके फिनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, ठीक है। इसके ऊपर ये जो एयर कंडीशनर लगा हुआ है या जो सैलरीज पे हो रही हैं इंडिविजुअल्स को, एम्प्लॉइज़ को, वो लायबिलिटी है कंपनी की। या उसके कोई लोन्स हैं, एडवांसेस हैं, बहुत सारी फॉर्म्स हो सकती हैं लायबिलिटी की। फिनेंशियल स्टेटमेंट्स, अगर आप में से कोई फिनांस की फील्ड से रेलिवेंट स्टूडेंट हैं तो उनको तो इस चीज़ का बड़ा अच्छे से अंदाजा होगा कि बैलेंस शीट की ज़्यादातर साइड तो लायबिलिटीज़ की भरी होती है ना, ठीक है, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। तो वो लायबिलिटीज़ आपकी मौजूद होती हैं जिनको आप बाज़ औक़ात खुदा न खासा अगर अपना बिजनेस आपका सस्टेन नहीं कर पा रहा, वाइंडिंग अप की तरफ चले जाते हैं बिजनेस की। वाइंडिंग अप का वर्ड यूज़ होता है कंपनी के केस में, या AOP के केस में आप डेजोल्यूशन की तरफ चले जाते हैं, ठीक है, आप डिसॉल्व करनी पड़ जाती है आपको AOP, तो उसकी लायबिलिटीज़ भी तो सेटल करनी है। ऐसा तो नहीं है ना कि आपने फ़ायदा ले लिया मुआशरे से और मुआशरे की जो लायबिलिटी, जो आपकी तरफ लायबिलिटीज़ बनती हैं वो आप पूरी नहीं कर रहे, ठीक है, आपको वो भी पूरी करनी पड़ेंगी। सो फॉर अ गुड बिजनेसमैन, मैं आई पर्सनली थिंक सो कि फॉर अ गुड बिजनेसमैन ही शुड हैव अ प्रॉपर असेसमेंट ऑफ हिज बिजनेस लायबिलिटीज़ एंड एसेट्स। एक अच्छा बिजनेसमैन अपने बिजनेस की लायबिलिटीज़ और एसेट्स दोनों की बहुत अच्छे से असेसमेंट रखता है अपने पास, ठीक है। और अच्छा बिजनेसमैन वो होता है जो अपनी पर्सनल, जितने भी उसके बिजनेसमैन के जो भी बिजनेसमैन अच्छा है या वो अच्छा परसीव करता है, अच्छे से मतलब ये है कि एज एन एंटरप्रेन्योर वो एक अच्छी परसेप्शन रखता है कंसिडरिंग हिज आर बिजनेस, ठीक है। तो वो क्या करता है कि बिजनेस को इंडिविजुअली अपने जितने भी मैटर्स हैं उनसे अलग रखता है। अलग रखने का तरीका ये है कि आप कंपनी बना लें। अब आपका सवाल ये भी बनता है जी मैं अगर अकेला बंदा हूँ, मेरे साथ कोई भी पार्टनर नहीं है, ना मैं किसी को पार्टनर रखना चाहता हूँ, ना घर वालों में से रखना चाहता हूँ, तो फिर मैं क्या करूँ। तो उसके लिए भी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सोल्यूशन दिया
जिसमें दो हल मौजूद हैं। पहला हल तो ये है कि आप एसएमसी रजिस्टर करवा सकते हैं, जिसका कॉन्सेप्ट है सिंगल मेंबर कंपनी। ये एक नया कॉन्सेप्ट सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंट्रोड्यूस करवाया कि आप अकेले हैं जी, आप किसी और को साथ नहीं रखना चाहते या कोई और साथ नहीं है, आप बिजनेस करना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि आप देखें, अगर आप बिजनेस करना शुरू करते हैं, ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं, सपोज आप एज अ ट्रेडर काम करना शुरू कर देते हैं और कल को आपको उससे इनकम होना शुरू हो जाती है, कमीशन बेस्ड इनकम है या जो भी इनकम है, आपको इनकम आना शुरू हो जाती है, तो आपकी बैंक स्टेटमेंट तो हिट हो रही होगी ना। ये तो नहीं होगा ना कि आप ट्रेडिंग करेंगे और हम आपको कैश देंगे कि जी ये कैश ले जाएं, आपने ट्रेडिंग आपका ये बनता है, आप ये हिस्सा ले जाएं। कैश कौन देगा आपको, ठीक है। आपको जो भी देगा वो बैंक स्टेटमेंट के थ्रू देगा। बैंक स्टेटमेंट में जाके आपकी जस्टिफिकेशन भी तो आपको कल को देनी है ना कि आपको ये इनकम किधर से आ रही है, ठीक है। अच्छा, अब फिर यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको आप कंसिडर, अब यहाँ हमारे सोसाइटी में एक ही चीज़ सामने आती है जी, FBR, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, टैक्स वाले आ जाएंगे, वो भी सिर्फ टैक्स वाले नहीं आते, FATF की पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा जिसे आप कहते हैं कि कंसिडरेशन के बाद पाकिस्तान में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से रेगुलेशंस, सैंक्शन रूल्स और एक्ट की एप्लीकेशन के हवाले से बहुत विगरस किस्म के इनिशिएटिव्स लिए गए हैं और वहाँ पर भी आपको अप्रोच किया जाता है। इवन आपके पास स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी आ सकता है, आपके पास आपका रेलिवेंट बैंक भी आ सकता है, ठीक है, जिसमें आपका बैंक अकाउंट है कि भैया आपको इनकम किस चीज़ की आ रही है, पैसे किस चीज़ के आ रहे हैं, जस्टिफाई करें, ठीक है। तो बिजनेस एज अ ट्रेडर करें, आप इंडिविजुअली करें, ओपनली करें, जैसे भी आप करना चाहते हैं बिजनेस, आपकी अपनी वो चॉइस है, लेकिन मुख्तलिफ ऑप्शंस मौजूद हैं। अब यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट आया जो पाकिस्तान की पहले जिसे आप कह सकते हैं कि इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में मौजूद नहीं था, दुनिया में ये मौजूद है लेकिन पाकिस्तान में मौजूद नहीं था, जिसे LLP का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है। पार्टनरशिप, मैंने बताया आपको कि पार्टनरशिप जो एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर, उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है। यहाँ पर SECP ने स्टेप इन किया और उन्होंने एक रेगुलेशंस और एक इंट्रोड्यूस करवाई और उसके पर्सपेक्टिव में उन्होंने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। पार्टनरशिप ही है, कुछ लोगों एक बड़ी अजीब, कुछ लोगों को ना टैक्सेशन के हवाले से भी मैटर्स प्रॉब्लम्स होते हैं ना कि देखें, लेकिन मेरा ये ज़ाती ख्याल ये है कि अगर आप एक अच्छे बिजनेसमैन हैं, यू शुड कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द सोसाइटी और टुवर्ड्स द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान आल्सो, इंस्टेड ऑफ कंसिडरिंग योर ओन सेल्फ ऑल द टाइम, यू शुड आल्सो कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द इकोनॉमी। एक अच्छा बिजनेसमैन क्या करता है, वो ये कहता है कि जी अगर मैंने 100 रुपीज़ अर्न किया है, प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, रेवेन्यू की बात नहीं कर रहा, 100 रुपीज़ मेरे पास प्रॉफिट है, ठीक है, 100 रुपीज़ में से मुझे टैक्स भी देना पड़ रहा है, ठीक है, मुझे 20 रुपये टैक्स देना पड़ रहा है, 10 रुपये किसी को शेयर देना पड़ रहा है, और मेरे पास 70 रुपीज़ बनते हैं, 50 बचते हैं, 40 बचते हैं, 30 बचते हैं। तो अच्छा बिजनेसमैन जो है वो इस कॉन्सेप्ट पर चलता है। अच्छा बिजनेसमैन कभी भी इस कॉन्सेप्ट पर नहीं चलता कि मैं इकोनॉमी या मैं ओवरऑल लोगों को, देखें लॉज में मौजूद जो आपको कहीं भी किसी भी जगह रिलैक्सेशन मौजूद है, वो आपका हक है, वो आपका हक है क्योंकि कानून आपको इजाज़त दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन कहीं पर अगर देना भी पड़ जाए तो उससे घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली आप अर्न भी तो उसी माशरे से कर रहे हैं, उसी सोसाइटी से कर रहे हैं, उसी मार्केट से कर रहे हैं। सो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट अपने जहन में रखिए कि कुछ लोग ये कहते हैं कि कंपनी के केस में टैक्सेशन के इशूज, टैक्स ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन AOP के केस में लायबिलिटी भी तो अनलिमिटेड हो रही है ना। अगर खुदा ना खास्ता कल को आपका बिजनेस जाता है वाइंडिंग अप की तरफ, फिर आप क्या करेंगे? मैं डिस्करेज नहीं कर रहा, लेकिन आपको बता रहा हूँ कि दोनों में चीज़ें फ़र्क कितना है। हमारे यहाँ जो लोग हैं वो बाहर मार्केट में भी आप जब जाके लोगों को आप मिलें और किसी से डिस्कस करें तो आपको कंपनी से हर बंदा, मोस्टली आपको 99% लोग कहेंगे नहीं भी नहीं, कंपनी नहीं, कुछ भी हो सकता है, कल को आप फंस सकते हैं, आपके मसाइल पैदा हो सकते हैं। मेरा सवाल हमेशा से उन लोगों से यही रहा है कि भाई मुझे तो साबित करें कैसे फंस सकते हैं। जब आप काम करने के लिए बैठे हैं, काम करने के लिए निकले हैं और आप काम करना चाहते हैं, ठीक है, और आप कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं टुवर्ड्स द सोसाइटी और ख़ुद भी अर्न करना चाह रहे हैं, तो फिर आप फंसेंगे क्यों? कौन आपको फंसाने के लिए बैठा है? कोई भी नहीं बैठा, ठीक है। इंसान तभी फंसता है जब वो खुद चाहता है और ख़ुद अपनी हरकत और अमाल की वजह से फंसता है, ना कि किसी और की वजह से फंसता है। सो ठीक है, तो ये बड़ा एक सीधा सा और सिंपल से कॉन्सेप्ट है जी। सोल प्रोप्राइटरशिप है, आपकी चॉइस, AOP आपकी चॉइस, LLP जाना है, SECP आपकी चॉइस, ठीक है। कुछ लोग हैं जी हमने पार्टनरशिप बनानी है लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी के साथ बनानी है, LLP मौजूद है भाई, करवा लो रजिस्टर,
ठीक है, ये एक नया कॉन्सेप्ट एससीसीपी ने दे दिया। फिर आखिरी जो आपके पास हाल मौजूद है पाकिस्तान की मार्केट में, कैपिटल मार्केट में, वो कंपनी का, वो सिंगल मेंबर कंपनी भी है, प्राइवेट कंपनी भी है, पब्लिक कंपनी भी है, पब्लिक कंपनी के अंदर अनलिस्टेड भी है, लिस्टेड भी है। ठीक है, लिस्टेड और अनलिस्टेड के लिए फिर कैपिटल रिक्वायरमेंट्स हैं, वो आपको पूरी करनी पड़ेगी। ठीक है, प्राइवेट कंपनी के लिए कोई ऐसा कैपिटल रिक्वायरमेंट्स नहीं होती, आप मिनिमम कैपिटल के साथ भी चले जाते हैं। ठीक है, सो ये आपकी अपनी ज़ाती चॉइस है कि आप किस ऑप्शन को ऑप्ट करना चाहते हैं, आप किस ऑप्शन पर जाना चाहते हैं, आप क्या समझते हैं कि कौन सा ऑप्शन, कौन सा एक जो एक जाविया है वो आप लोगों के लिए बेहतर हो सकता है इस हवाले से, रजिस्ट्रेशंस के हवाले से। लेकिन ये ओवरऑल रजिस्ट्रेशन का एक कॉन्सेप्ट है जो अवेलेबल हो सकता है बीइंग अ ट्रेडर, बीइंग अ बिजनेसमैन, कि आप अपनी इनकम को लीगलाइज किस तरह करेंगे, चैनल उसको लीगलाइज करके थ्रू प्रॉपर बैंकिंग चैनल किस तरह लाएंगे। ठीक है, इसमें मैं आज को मैं यहीं तक महदूद रखना चाह रहा हूँ इस गुफ्तगू को, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर हम चले गए फिर आगे रजिस्ट्रेशंस और बाकी मामलात में, तो फिर वो ये होगा कि जो चीज़ करना मकसूद है या बताना मकसूद है बिज़नेस के हवाले से कि एज अ ट्रेडर, अभी यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह मैं अगले सेशंस में इसको मज़ीद भी इस पर वजाहत करूँगा मैं, और इस पर मज़ीद भी कोई आपके सवालात अभी भी आप मुझसे पूछिए, अभी भी मुझसे पूछिए, और मज़ीद भी हों तो आप अपने पास नोट कर लीजिएगा, हम अगले सेशन में मज़ीद भी बात कर सकते हैं। अभी आपके सवालात हैं तो बिस्मिल्लाह जी आगाज़ कीजिए। देखिए जी, प्राइवेट कंपनी के केस में तो मिनिमम कैपिटल के साथ चले जाएं आप। मिनिमम कैपिटल कितना है कि ऑथोराइज कैपिटल 100,000, 1 लाख, शेयर 20 रुपये रख लो, 2 शेयर इशू कर दो। पेड अप तो आपने इशू करना है ना, पेड अप तो उसमें नहीं है। अच्छा, एक और बात है, पेड अप के केस में भी आप एक और सिनेरियो ले सकते हैं। कुछ आप कहीं आपका सवाल बनता है जी, कुछ डायरेक्टर्स आते हैं, कुछ कंपनीज के अंदर कुछ डायरेक्टर्स नॉमिनी डायरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, वो बेसिकली किसी और एंटिटी के बिहाफ पर अपॉइंटमेंट होती है। देखो, कंपनी डायरेक्टर हो सकती है, एक कंपनी दूसरी कंपनी की डायरेक्टर हो सकती है, एक कंपनी दूसरी कंपनी की शेयर होल्डर हो सकती है, सेपरेट एंटिटी है, वो शेयर होल्डर हो सकती है, वो डायरेक्टर नहीं हो सकती। अब उसने शेयर ले लिए, सपोज एक कंपनी ने, ए ने बी के 100 शेयर्स ले लिए। अब जब 100 शेयर्स लिए हैं तो बोर्ड पे उसने अपना नॉमिनी डायरेक्टर तो देना है ना, दे दे। नॉमिनी डायरेक्टर में भी किसी दौर में पहले क्वालिफाइंग शेयर की रिक्वायरमेंट होती थी कि जी आपने देना ही देना। अब तो वो भी एससीसीपी ने ख़त्म कर दी है, कंपनीज एक्ट 2017 ने। कर लें, पॉइंट करें, आपकी मर्जी, आप कैपिटल कितना रखते हैं। ठीक है, आप सिंगल मेंबर कंपनी बनाएं। अगर आप कहते हैं जी मैं अकेला हूँ, मैंने किसी के साथ मिलके काम नहीं करना, या मैं नहीं करना चाहता, या मैं सोली बिजनेस करना चाह रहा हूँ, आप अपनी सिंगल मेंबर कंपनी रजिस्टर करवाएं, मिनिमम कैपिटल रख लें अपना, उसमें आपकी मर्जी है जी। प्लीज़ कंपनी लिस्ट हो जाती है, उसके बाद अगर वो अपना कैपिटल स्लोली ग्रेजुअली विड्रॉ कर लेते हैं तो क्या डीलिस्ट हो जाएगी पीएसएक्स से? देखें, सिर्फ पीएसएक्स पर लिस्ट होने के लिए सिर्फ 200 मिलियन पेड अप कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती, और भी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। दिस इज़ वन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स। ठीक है ना, बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, आपके जी पिछले 3 साल के फिनेंशियल्स, बैलेंस शीट की फुटिंग, ठीक है, देयर आर लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट्स दैट हैज़ बीन डिफाइंड इन द पीएसएक्स रेगुलेशंस। ठीक है ना, जो पीएसएक्स की रूल बुक, सॉरी रेगुलेशंस बोला है मैंने, रूल बुक, पीएसएक्स की जो रूल बुक है उसके अंदर लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट्स है जो आपने पूरी करनी है बिफोर लिस्टिंग ऑन द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। जिसमें सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि योर एंटिटी, योर कंपनी शुड बी रजिस्टर्ड एज अ पब्लिक कंपनी। आप पब्लिक कंपनी होंगे, ठीक है, 3 साल के फिनेंशियल्स लाएँ, 200 पेड अप कैपिटल 200 मिलियन। जब पेड अप कैपिटल 200 मिलियन हो गया, वो तो दे दिया आपने, रिडक्शन कैसे करनी है आपने? आपने ओपन कर दिया ना, 200 मिलियन कर दिया, पेड अप कैपिटल आपने 200 मिलियन कर दिया, उसमें से कुछ आपने फ्री फ्लोट कर दिया, कुछ आपके डायरेक्टर्स के पास आ गया। ठीक हो गया, वो एक अलग है कि आपने कितना फ्री फ्लोट किया, कितना डायरेक्टर्स ने रखा। ठीक है, उसमें कुछ लिमिटेशन भी है ना कि वो तो चॉइस पे है, वो भी बता दें। नहीं, वो लिमिटेशंस फिर वो सिक्योरिटीज एक्ट 2015 की आ जाती हैं, जिसके ऊपर नहीं, ऑनरशिप के लिए कितना आपको रखना पड़ता है, आपके नंबर ऑफ शेयर? नहीं, ओनरशिप इज़ नॉट लाइक दिस कि आप ओनरशिप को कहें जी कि एक ही बंदा 50% ओन कर ले। ठीक है, इट कैन बी इन केस ऑफ द गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटीज़। आपने कभी ओजीडी, ये लेस्को, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी लिमिटेड, यही है ना भाई, आप बिल देखते हैं, ऊपर बिल आता है आपके पास। SNGPL, सुई, नॉर्दर्न गैस,
प्राइवेट लिमिटेड कह रहा हूँ, पाइपलाइंस लिमिटेड लिस्टेड कंपनी है, ठीक है। अब ये लिस्टेड एंटिटीज़ मैं बता रहा हूँ, गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटीज़ हैं। गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटीज़ कब जाके होती हैं? जब मोर देन 50% होल्डिंग गवर्नमेंट के पास है, ठीक है। हाँ, कंपनी को ओन कैसे करना है? कंपनी को ओन कौन करता है? कंपनी को वो ओन करता है जिसके पास राइट होता है उस इंटाइटलमेंट के हवाले से, जो उसने शेयर्स होल्ड किए होते हैं उसके हवाले से, वो मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स बोर्ड पर अपॉइंट कर सकता हूं, ठीक है। अगर मेरे पास एक कंपनी के 100 शेयर्स हैं, ठीक है, मेरे पास 25 हैं, ठीक है, तो आप खुद बताएं, और बाकी सबके पास, किसी के पास 5 है, किसी के पास 10 है, किसी के पास 15 है, किसी के पास कुछ है, 25 तो किसी के पास नहीं है, मेजॉरिटी कौन अपॉइंट कर सकता है? 25%। मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, ये क्या परसेंटेज होती है? मिनिमम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए परसेंटेज के हवाले नहीं है, नंबरिंग के हवाले से। कैसे? आप कहें जी कि प्राइवेट कंपनी की केस में कितने डायरेक्टर्स हो सकते हैं? सर मिनिमम 2 होंगे, ठीक हो गया भाई। आप कहें जी सिंगल मेंबर कंपनी के केस में कितने हो सकते हैं? भाई एक ही होगा ना, कॉन्सेप्ट ही यही है, सिंगल मेंबर कंपनी, नाम से ही पता चल रहा है। पब्लिक में 2 तरह की कंपनीज, लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनीज, ठीक है। लिस्टेड कंपनीज होंगी तो पीएससी रूल, क्या होता है वो, कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ठीक है, वो जाके अप्लाई हो जाएगा। अगर वो पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी होगी तो पीएससी रूल्स अप्लाई हो जाएंगे, पब्लिक सेक्टर कंपनी रूल्स, ठीक है। अब उसके तहत फिर कंपनीज एक्ट कहता है जी पब्लिक अनलिस्टेड होगी तो 3, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 3, पब्लिक लिस्टेड होगी तो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 7। बिल्कुल सही है। गेम बोर्ड पे लिस्टिंग के लिए सर क्या मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है? ये तो एग्जैक्टली फिगर तो देखनी पड़ेगी जी पीएसएक्स रूल बुक में, ठीक है। अब जेम बोर्ड, लेकिन जेम बोर्ड का कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। एग्जैक्ट फिगर तो पीएसएक्स रूल बुक में लिखी हुई है, वो हम देख भी सकते हैं जी, ठीक है। लेकिन उसके कॉन्सेप्ट ये है कि आप मेन बोर्ड पर जाने से पहले आप जेम बोर्ड पर आ जाते हैं, ठीक है। ग्रोथ एंटरप्राइज मार्केट है ये बेसिकली, जेम बोर्ड है, ठीक है। बाकी फिगर का तो आप 200 मिलियन, 100 मिलियन, 50 मिलियन, जैसे आप रेट लिस्टेड करनी है, आपने रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में जाना है तो ये 50 मिलियन ले आओ, तो फिगर है ना, आपने पूरी करनी है, फिगर डजंट मैटर। मैं आपको ये बात कहना चाह रहा हूँ कि फिगर के हवाले से अगर आप एग्जैक्ट बैठ के सोचेंगे ना जी मैंने ये फिगर पूरी करनी है, ठीक है, फिगर आपकी पूरी हो जाएगी। जब 3 साल के फाइनेंशियल्स लेकर आप बिजनेस करेंगे ना, फिगर खुद ही पूरी हो जाएगी। जेम बोर्ड इंट्रोड्यूस इसीलिए करवाया गया जिस तरह नॉर्मल अकाउंट की ऑब्लिगेशन कुछ और थी, फिर सूरत अकाउंट इंट्रोड्यूस करवा दिया गया। स्मॉल बिजनेस जी जी, इस तरह उस असल में बात पता है क्या है कि पाकिस्तान की मार्केट में ना जी ये इशू है कि पाकिस्तान की मार्केट में मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत कम है। देखिए मैं आपको एक बात समझाता हूँ, हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी एंटिटीज़ हैं, बहुत बड़े बड़े ग्रुप हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, ठीक है, लेकिन बहुत बड़े ग्रुप हैं और प्राइवेट कंपनीज हैं, ठीक है। मतलब क्या है कि जो सर्कुलेशन ऑफ मनी है वो चंद हाथों में है। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर्स रिक्वायर्ड हैं, 2 बंदे बैठ जाते हैं, 2 नहीं तो घर के 5 बंदे हैं तो 5 बैठ जाते हैं और वहीं पैसा घूमता रहता है, वहीं घूमता है ना भाई, ठीक है। बेसिकली पीएसएक्स का लिस्टिंग का कॉन्सेप्ट क्या है? लिस्टिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि जनरल पब्लिक को शेयर पहुंचाना, इन्वॉल्वमेंट लाना उनकी स्टॉक एक्सचेंज तक, कंपनी के अंदर उनकी इन्वॉल्वमेंट लाना, कंपनी के अंदर उनकी इन्वॉल्वमेंट ला के कंपनी के प्रॉफिट्स को उस इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट जो उन्होंने उस कंपनी के अंदर की हुई है उनको उनका हिस्सा देना, ठीक है। मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम जो फंड्स की यूटिलाइजेशन है उसको, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है उसको नीचे से नीचे तक पहुंचाया जाए। अब किसी के पास 1 शेयर भी होगा, अगर डिविडेंड अनाउंस होता है तो उसको उसका हिस्सा मिल जाएगा, उसने उस पैसे दिए होंगे उस 1 शेयर के अगेंस्ट, ठीक है, उसको डिविडेंड मिल जाएगा, ठीक है। जिन कंपनियों का फ्री फ्लोट कम हो वो ज्यादा सिक्योर होती हैं, जिनका फ्री फ्लोट ज्यादा हो वो ज्यादा सिक्योर होती है? देखिए मेरा इस पे ना थोड़ा सा बड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। मैं ये कहता हूँ कि देखें जी फ्री फ्लोट तो लिस्टेड, आप लिस्टेड कंपनीज की सिर्फ बात कर रहे हैं, ठीक है ना, फ्री फ्लोट तो वहीं आके आएगी ना कहानी, ठीक है। प्राइवेट के केस में तो फ्री फ्लोट है ही नहीं ना भाई, ठीक है। जो बिजनेस करने आया ना उसका काम हो या ज़्यादा, उसको इस बात से फ़र्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। और बंदा लिस्टिंग के लिए तभी जाता है जब वो बिज़नेस करना चाह रहा होता है, जब वो चाह रहा होता है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन में अपनी बढ़ाऊँ, मेरे पास वर्किंग कैपिटल इजाफी हो, ठीक है, मैं कैपिटल लूँ, उससे ये काम करूँ और लोगों को फ़ायदा दूँ, और ख़ुद भी सादर है, वो खुद भी अर्न करने आया ना भाई, कोई वेलफेयर का काम करने तो नहीं आया ना, ठीक है, वो खुद भी तो अर्न करने आया। वो कहता है मैं अपना हिस्सा रखूँ, आपको आपका हिस्सा देता हूँ, ठीक है, ये मेरे शेयर्स हैं, स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड हैं, आप लोग ट्रेड भी करें, आप लोग खुद भी अर्न करें उसमें, ठीक है। तो
कॉन्सेप्ट जी, कम हो फ्री फ्लोट, ज़्यादा हो फ्री फ्लोट, पेड अप कैपिटल इतना हो, पेड अप कैपिटल उतना हो, ऑथराइज कैपिटल इतना रखना है, इससे ज़्यादा नहीं करना, ये सब चीज़ें कहानियाँ जब आप एक अच्छा बिजनेस कर रहे होते हैं ना, ये सब पीछे रह जाती हैं। ठीक है, आप फिर जब एक अच्छे बिजनेसमैन के तौर पर ग्रो करते हैं और आपकी एंटिटी खड़ी हो जाती है, तब आप क्या फोकस कर रहे होते हैं? हाउ टू जनरेट फर्दर अपॉर्चुनिटीज़, हाउ टू क्रिएट फर्दर अपॉर्चुनिटीज़, ताकि मैं उससे बेनिफिट ले सकूं, खुद भी ले सकूं और लोगों को भी दे सकूं। ठीक है जी। फ्री फ्लोट को जरा इधर ना डिफरेंट बैकग्राउंड से लोग बैठे हैं, दो टर्मिनोलॉजी जी पूछें। एक फ्री फ्लोट हुई है और एक जैकपॉट। हाँ जी मैम, मैं भी ये कहने लगा, उनको जरा डिफाइन करें जी। फ्री फ्लोट और देखें आप कंपनी में पेड अप कैपिटल, जी मैं बताता हूँ। पेड अप कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल, फ्री फ्लोट और जैकपॉट। हाँ जी, कंपनी की जब आप एक कंपनी रजिस्टर करवाते हैं ना, तो कंपनी के अंदर एक आपने लिमिट डिफाइन करनी होती है कि हम मैक्सिमम इस नंबर तक जाके कंपनी के शेयर्स इशू करेंगे। ठीक है, सपोज मैं जब मेरी रजिस्ट्रेशन हुई, मैंने कहा जी, मैं फ़र्ज़ कर रहा हूँ लिस्टेड नहीं, मैं वैसे कंपनी के केस में, सिंपल कॉन्सेप्ट, प्राइवेट कंपनी, 10,000 शेयर रखे मैंने कहा जी मैं 10,000 की रेंज से ऊपर नहीं जाऊँगा, मैं 10,000 तक अपने शेयर्स इशू करूँगा, इशू चाहे मैं 2 शेयर्स करूँ। वुड यू फॉलो दिस? ठीक है, वो जो 10,000 की फिगर है ना, जो मेरी लिमिट, वो ऑथोराइज कैपिटल है कि मैं SCCP ने मुझे ऑथोराइज कर दिया, इस कंपनी को ऑथोराइज कर दिया इन एक्चुअल कि ये 10,000 शेयर्स तक शेयर्स इशू कर सकती है। ठीक हो गया, जनरल पब्लिक को कर सकती है या नहीं कर सकती, ये अभी बात नहीं कर रहा मैं, ये शेयर्स इशू कर सकती है 10,000 तक। वो जो 10,000 की लिमिट है वो ऑथोराइज कैपिटल है। अच्छा, मैंने कहा जी मुझे लिमिट तो कंपनी को 10,000 की मिल गई, सब्सक्राइबर जो कंपनी के इनिशियल प्रपोज जो उसके थे डायरेक्टर्स, वो डायरेक्टर्स भी बन गए, सब्सक्राइबर्स भी आ गए, सब कुछ। उन्होंने कहा जी, डायरेक्टर्स ने कहा जी इसको इशू कर देते हैं हम 10,000 शेयर, 10,000 ही हमने लिमिट ली थी, हम 5,000 इशू कर देते हैं, चले मैं इसको आसान कर लेता हूँ, मिक्स नहीं होगा, 10,000 लिए हमने लिमिट, हम 5,000 इशू कर देते हैं। वो जो 5,000 की लिमिट है ना, वो पेड अप कैपिटल है, उसके अगेंस्ट कंपनी सब्सक्रिप्शन मनी लेती है, जो कि कंपनी के बैंक अकाउंट में आके हिट होती है, और उसके अगेंस्ट इंडिपेंडेंट ऑडिटर एक वेरिफिकेशन फॉर्म देता है, जस्टिफिकेशन फॉर्म देता है, एक रिपोर्ट देता है कि जी इतना इसका पेड अप कैपिटल था और ये कंपनी के फलां बैंक अकाउंट में हिट हो गया, और इस बंदे ने सब्सक्राइब किया था, और इस बंदे ने इतने पैसे जमा करवा दिए, जो फिर आप SCCP को जमा करवाते हैं, जिसको एनेक्सर 7 बोला जाता है। अच्छा, उसको एक और वर्ड भी होता है, सब्सक्रिप्शन मनी सर्टिफिकेट। ठीक हो गया जी, ये 2 बातें समझ आ गई, ऑथराइज और पेड अप समझ आ गया। अब भी पेड अप के आगे से एक और कहानी है कि लिस्टेड कंपनी के केस में क्या होता है कि पेड अप में एक और सीन आ जाता है। ठीक है, 5,000 रुपये में से 5,000 शेयर मैंने दे दिया। ठीक है जी, मैंने कहा जी 5,000 शेयर पेड अप कैपिटल है, जो हमने सब्सक्राइब कर सकता है कोई भी। ऑथराइज मेरा 10,000 था, 5,000 तक सब्सक्राइब कर लेता है। 5,000 में से 1,000 तो आपके डायरेक्टर सब्सक्राइब कर गए सपोज, बाकी कितना बचा? 4,000 बचा। 4,000 आपको किसने सब्सक्राइब करना है? जनरल पब्लिक में फेंक दिया आपने। करो ट्रेड, ओपन पड़ा है मार्केट के अंदर, स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर पड़ा है, आप ले लें। IPO इसी को बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। वो फ्री फ्लोट है आपका, उसमें ट्रेड करते रहें आप, आपका मार्केट में पड़ा हुआ है शेयर, पूरा वॉल्यूम पड़ा हुआ है, आप ये टर्मिनल्स के ऊपर बैठे हैं, आप एज अ ट्रेडर खुद भी ट्रेड करेंगे, दूसरों को भी करवाएंगे, वो उन्हीं शेयर्स में करवा रहे होते हैं जी। बहुत सारा इफेक्ट आता है भाई, ये राइट इशू और फ्री जो राइट, पहली बात तो ये है कि राइट इशू के हवाले से SCCP ने एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो है ना रेगुलेशंस निकाली हैं, कोई तकरीबन आज से, इट वाज बैक इन, मुझे एग्जैक्ट मंथ याद नहीं आ रहा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें भाई चल रही होती हैं, माजरत एग्जैक्ट ना मंथ याद रहता है। तो उसमें यह है कि ये कोई तकरीबन गालिबन मुझे लगता है 3-4 माह पहले की बात है, SCCP न्यू रेगुलेशंस लेकर आया राइट इशू के ऊपर। ठीक है, राइट इशू के ऊपर न्यू रेगुलेशंस लाया। पहले तो राइट इशू होता था ना कि आप लोन के एडजस्टमेंट करवा लेते थे, आप इन काइंड एडजस्ट कर लेते थे, अब उसके ऊपर बहुत टफ हो गया। ठीक है, साफ ज़ाहिर है जब आप एक शेयर के अगेंस्ट मार्केट में 3 शेयर फेंक देंगे तो फ़र्क नहीं आएगा, फर्क नहीं। अच्छा, बोनस भी आप ले आते हैं तो शेयर तो गया और आ गया, फ़र्क पड़ा, बोनस भी तो लाए ना आप, शेयर्स किधर गए? ठीक है, अब हो सकता है कि राइट इशू के केस में कोई बंदा इतनी सब्सक्रिप्शन कर ले कि वो एक्विजिशन में चला जाए, सब्सटेंशियल शेयर होल्डर बन जाए, 10% हो जाए, फिर
ठीक है। फिर SCCP ने लिमिट डिफाइन की हुई है अंडर सिक्योरिटीज एक्ट 2015 कि आप 10% पर जाएंगे आप ये होंगे, आप 25% पर जाएंगे ये होंगे, आप 35% पर जाएंगे आप ये होंगे, आप 50% पर जाएंगे आप ये होंगे, 35 से आप ऊपर नहीं जा सकते, 25 से आप तब नहीं ऊपर जा सकते। दीज आर ऑल टेक्निकल थिंग्स जो आप फिर जा कंपनी लिस्टेड कंपनी है TRG, उसमें भी मोर और लेस यही मामला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हवाले से चल रहा है। नहीं देखिए ना, उसमें ये होता है कि दोस्त बात बड़ी अहम है कि जब आप एक कंपनी, एक जनरल पर्सपेक्टिव है, जिस तरह हम आप इसको बैठ के इस एंगल से देख रहे हैं, ठीक है। एक TRG में, या क्या नाम लिया, TRG लिया, TRG, हाँ ठीक है, TRG में लोग बैठे हैं, वो जो इस एंड पर बैठ के उसका वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी काम करने से पहले जी राइट इशू कर दें। भाई राइट इशू के पीछे कौन कौन से तरह का राइट इशू कर सकता हूँ मैं, मेरे पास कौन कौन सी चीज़ें कंप्लाइंसेस पूरी होना ज़रूरी हैं। भाई इतनी टफ कंप्लाइंसेस हैं कि आपको राइट इशू इतना आसान नहीं है कि आपने सोचा और आपने कर दिया, ठीक है। और उसके बाद आपका बोनस के लिए ज़रूरी है आपके पास प्रीमियम हो, शेयर प्रीमियम पढ़ाओ, शेयर प्रीमियम नहीं है जनरल रिजर्व्स पढ़े हो, जनरल रिजर्व्स नहीं है ट्रेजरी पढ़ाओ, ट्रेजरी शेयर्स पढ़े हो, कहाँ से देंगे आप। आसान है कि बोनस शेयर्स सोचे और हमने दे दिए। सो उसका एक पूरा पीछे प्रोसेस होता है जिसकी अब जब हमने कोई किसी भी कंपनी ने, जिनका इन्होंने नाम लिया, उसके अलावा किसी भी कंपनी ने जब भी कोई काम करना होता है उसके पीछे पूरी कंप्लाइंस होती है, जिसको पहले कंप्लाई करना होता है उन्होंने। SCCP के साथ अलग करना होता है, PSX के साथ अलग करना होता है, CDC के साथ, क्योंकि पाकिस्तान में डिपॉजिटरी कंपनी CDC है, उसकी कंप्लाइंसेस अलग आ जाती हैं। क्लियरिंग हाउस पाकिस्तान में NCCPL है, नेशनल क्लियरिंग कंपनी ऑफ पाकिस्तान, उसकी कंप्लाइंसेस अलग आ जाती हैं। सो हर चीज़ को वो निकाल के उसके अपनी अपनी रेगुलेशंस, अपने अपने लॉज के मुताबिक फुलफिल करके थ्रू करना होता है, ठीक है। SCCP तो समझ लीजिए कि एक बाप का किरदार अदा कर रहा है ना पाकिस्तान की कैपिटल मार्केट्स में। वो तो एक सबसे ऊपर बॉडी बैठी हुई है ना, जिसके नीचे फिर PSX भी है, NCCPL भी है, CDC भी है, जो देख रहा होता है। सो राइट बोनस बिल्कुल इम्पैक्ट डालते हैं, अल्टीमेटली इनका इम्पैक्ट उनके रेगुलर शेयर के ऊपर ही होता है, सिंपल इज दैट ना। जी क्या सवाल है, दिखाएं। मैं इधर से क्वेश्चन ले लूं, किसी ने हैंड रेज किया था। अगर क्वेश्चन है कि जैसे आपने कहा कि 4000 की शेयर है, वो मार्केट में पब्लिकली दे दिया, अब वो फेस वैल्यू पे है। जब अब उन्होंने मार्केट में दिया तो फेस वैल्यू पे जब परचेज हुआ तो उनके अकाउंट में 4000 शेयर की कीमत आ गई, उनका कैपिटल वैल्यू आ गई इसकी। लेकिन जब मार्केट शेयर पे वो सेल ट्रेड शुरू हो जाती है, तो क्या वो वाली जो डिफरेंस अमाउंट है वो उसके कैपिटल में ऐड होती है? नहीं, वो तो मार्केट में गया, How much बेच दिया, उनके IPOs के dividend ऊपर has अर्निंग to हो गई, disperse against EPS as per law if any। उसमें आ गई, तो फेस ठीक है। ये तो कंपनी की डिस्क्रिप्शन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। ट्रेड हो रहा है वो मार्केट मैं में, बता वो इन्वेस्टर्स का, आपका मेरा काम है, बायर और सेलर का, और आपके मेरे खरीदने और बेचने से उसकी प्राइस ऊपर या नीचे जाएगी। वो बेसिकली कॉन्सेप्ट आ जाता है ट्रेडिंग का। आप जो बात कर रहे हैं ना, वो ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट है। ट्रेडिंग कैन बी एनीथिंग। सिक्योरिटीज एक्ट 2015 कहता है इफ यू बाई दिस विल बी ट्रेडिंग, इफ यू सेल दिस विल बी ट्रेडिंग, दिस विल बी नॉट लाइक दिस बाई एंड सेल एंड बाई, ठीक है। सिक्योरिटीज एक्ट 2015 एक्ट ट्रेडिंग को क्या डिफाइन करता है, आपने खरीदा ट्रेडिंग होगी, आपने बेचा ट्रेडिंग होगी, ओपन मार्केट है, रेट आप डिफाइन करेंगे। आप एक चीज़ के आप मुझे कहते हैं इस कलम के मुझे 10 रुपये दें, साहिब उठते हैं वो मुझे कहते हैं मैं इस कलम के 20 रुपये देता हूँ, मैं किसको दूंगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर एक सवाल था, ये मजीद इधर से भी सवाल लेते चलते हैं जी, प्लीज पूछिए। We have only 5 minutes ना, तो प्लीज अपने शुरू में बंदे को जब कंपनी, अगर उसने उसका माइंडसेट है जो उसने कंपनी बनानी है, तो शुरू में उसको SMC बनानी पे जाना चाहिए या उसको सोल प्रोप्राइटरशिप पे जाना चाहिए, अगर बाद में उसने करनी है तो। हाँ, गुड क्वेश्चन जी बिल्कुल ठीक है। आपने देखें, अगर तो आपने बिजनेस करना है और आपने सोचा कि मैंने बिजनेसमैन बनना है, तो फिर आपको कंपनी पर जाना चाहिए। कंपनी में किस पर जाना चाहिए आगाज़ में, ये भी देख लीजिए। मैं कंपनी में सिर्फ आगाज़ में ये नहीं कहूँगा जी लिस्टेड पब्लिक कंपनी, और पब्लिक में भी लिस्टेड कंपनी पर चले जाओ। भाई वक्त लगता है ना, कंपनी की बैलेंस शीट बनने में वक्त लगेगा ना। क्या कंपनी की बैलेंस शीट घर से लेकर आएंगे हम, भाई मार्केट में बनाएंगे ना, ठीक है। 200 मिलियन का पेड अप कैपिटल लाना है, किधर से लाएंगे, उसके लिए बैलेंस शीट की फुटिंग नहीं लाएंगे, ठीक है। पहले बैलेंस शीट की फुटिंग बनाएंगे तो फिर होगा ना, ठीक है। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये है कि बिल्कुल आगाज़ बेसिक लेवल से करें। सिंगल मेंबर कंपनी को आप प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कर लें, ठीक है। सिंगल मेंबर कंपनी को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कर लें। पहले सिंगल मेंबर कंपनी बनाएं, बिजनेस शुरू करें,
और सोल प्रोप्राइटर पर अगर आप मेरी सजेशन पूछेंगे ना कि जी क्या करना चाहिए, आगाज़ में ही क्या करना चाहिए, सिंगल मेंबर पर जाना चाहिए, कंपनी पर जाना चाहिए। अब आप प्राइवेट पर देखिए, सिंगल मेंबर कंपनी भी बाई नेचर प्राइवेट कंपनी होती है। जब उसका नाम लिखा जाता है तो पैरेंथेसिस में, ब्रैकेट्स में लिखा जाता है SMC-PVT पैरेंथेसिस लिमिटेड। वो बाई लॉ और लीगली वो प्राइवेट कंपनी ही होती है, लेकिन क्योंकि वो एक बंदा होता है उसमें, डायरेक्टर एक, CEO भी वही होता है मोस्टली, तो वो सिंगल मेंबर कंपनी SMC साथ लिखा जाता है। उसकी वजह क्योंकि उसके हवाले से रेगुलेशंस भी अलग से मौजूद हैं। अगर उसके हवाले से अलग से रेगुलेशंस ना हो तो वो ना, और एक्ट भी उस पर कंपलसरी करता है कि आपने ये लिखना है। अगर आप 2 बंदे हैं, अगर आप समझते हैं 2 बंदों के ऊपर हमने करना है, तो आप सिंपल प्राइवेट कंपनी पर चले जाएं, लेकिन आगाज़ यहीं से करें, ठीक है। इंस्टेड ऑफ दैट कि आप AOP की तरफ जाएं, AOP के झंझट में पड़ें, कल को अपनी इंडिविजुअल अकाउंट्स पे टैग करवाएं उसमें टैक्स मैटर्स में, तो इस पर जाएं, कंपनी की लायबिलिटी को अलग रखें, अपनी लायबिलिटीज़ को अलग रखें और बिजनेस करें। सर SMC में हम एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो क्या कहती है कि एंटरप्रेन्योरशिप में जो बंदा एक वो चलता है कुछ छोटे से कैपिटल से, तो उसके लिए SMC उसके लिए यानी कि बेहतर रहेगी, बहुत बेहतर रहेगी। कंपनी है ना, कंपनी और कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है, ये चीज़ याद रखिएगा। आइडियल ऑप्शन वही है, आइडियल ऑप्शन। और उसमें देखें, कंपनीज एक्ट 2017 क्लियरली स्टेट करता है कि जी कंपनी है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, अलग है, उसका अलग लायबिलिटीज़ है, उसके एसेट्स अपने हैं, लायबिलिटीज़ अपनी हैं, ठीक है। आराम से, आपको ज़रूरत नहीं है, मिनिमम कैपिटल के साथ कंपनी रजिस्टर करवाएं और काम का आगाज़ कर दें, ठीक है। ऑनलाइन क्या क्वेश्चन था? डिविडेंड के हवाले से था। देखिए जी, डिविडेंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की डिस्क्रिशन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की डिस्क्रिशन है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अनाउंस कर दे तो आप डिस्पर्स कर दें, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं अनाउंस करते तो फिर आप अनाउंस कर दें जी डिविडेंड नील है इस बार। वो तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अनाउंसमेंट के ऊपर होता है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अनाउंस करेंगे तो ही आप डिस्पर्स करेंगे उसको। मजीद कोई सवाल जी? ठीक हो गया जी, दिस इज द मजीद कोई सवाल तो नहीं है जी? सेशन अगर होगा भी सही, होगा भी सही। व्हाट्सएप के ऊपर तो हमारे आपके साथ कांटेक्ट भी है, वो किसी भी मौके पे 24/7 आपको कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी आपके माइंडसेट में हो, जस्ट उसको फ्लोट करें ग्रुप में, हम आपको रिस्पांस करेंगे। जैसा कि कल से आपने देखा भी है, हमारी कोशिश होती है कि प्रॉम्प्ट रिस्पांस करें, पर समटाइम्स नहीं भी दे पाते, बट हम करते ज़रूर हैं, ठीक है जी। जी थैंक यू।